निवास भाई स्किन फेस के साथ लेके आना। हाय गाइस, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसे नंबर 230 एंड एसे नंबर 500 के जैन 2025 तक के एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जब भी एग्जाम है, आप जैन 25 के बाद जैन 25 का पेपर भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आपका जब भी एग्जाम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक की सेपरेटली, तो आप जैन 25 के बाद वाले क्वेश्चन अलग से कवर कर लेना, उसके बाद की आईटीपी, एमटीपी और एग्जाम के पेपर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ना नए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पुराने क्वेश्चन। स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज। जो क्वेश्चन आपके हाथ में है उसमें मई 24 तक के क्वेश्चन कवर्ड है, मई 2024। और इसके अलावा, जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन इन द वीडियो, इस क्वेश्चन बैंक के अलावा एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखी है। उस पीडीएफ के अंदर मई 24 के क्वेश्चन भी है और उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन है टिल योर जैन एग्जाम। तो ये क्वेश्चन बैंक के अंदर काइंड ऑफ देखा जाए तो सारे पुराने क्वेश्चन हुए, मई 24 से पुराने क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। तो ज्यादातर क्वेश्चन ना बेकार है, प्लेन है। आईसीआई ने समझो मई 24 के बाद ही मेहनत करना चालू किया है और अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो क्या हम पहले बढ़िया क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम कम है। तो ये वाले क्वेश्चन बैंक की वीडियो तो क्या है ना, ये वाले क्वेश्चन बैंक की पूरी वीडियो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडिड है यूट्यूब पे, अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर मेरे पास टाइम नहीं मिला इसके क्वेश्चन करवाने के, वो तो आप घर पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हो, क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट में। तो मैं पहले इससे आगे के क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा, ताकि अगर टाइम नहीं मिला तो हमारे नए क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जैन 25 का एग्जाम का क्वेश्चन ही देख के खत्म करते हैं। ठीक है, लो जी, जैन 2025 एग्जाम क्वेश्चन देखेगा और बताइएगा आसान था, या आज तक ऐसा हुआ कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आया हो जैन 25 के पेपर का? आज तक मेरे हिसाब से आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और बच्चों के लिए ये पेपर जो था, ये टफेस्ट पेपर था, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस बार 80s में नंबर कम है। ठीक है, 80s में मार्क्स कम आए हैं बच्चों के, 70 प्लस बहुत बच्चों के हैं। लेकिन ये पेपर कंपैरेटिवली टफ था उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं समझ आए, उसकी वजह से उन्होंने पूरे पेपर में रायता फैला दिया स्टूडेंट्स। तो ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। तो आपको हमेशा एक चीज दिमाग में लगानी है कि भाई 2-3 क्वेश्चन मुश्किल आ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। लो जी, ये रहा एसए नंबर 500 का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था। मैं नहीं रीड करूंगा, आप एक बार रीड करके, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, रीड करके बताओ क्या पूछ रहा है। ऐसे 500 रिवाइज करके आए हो? करो। इतना आसान पेपर, बड़ा दुख होता है यार। जब बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत टफ आया था, तो मैंने ही बोल दिया हाँ बेटा बहुत टफ है, लेकिन दिल पे हाथ रख के मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। अब मैंने बोल दिया पेपर डायरेक्ट है, तो बच्चे कहेंगे हम तेरे से पढ़ ही नहीं रहे, दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ रहा है सर? सफिशिएंसी के फैक्टर पूछ रहा है। आया ना? कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया आईसीआई ने कि भाई क्या बता दो कि भैया जो आप एविडेंसेस ले रहे हो वो सफिशिएंट है क्या नहीं, ये कैसे पता चलेंगे? तो फैक्टर ऑफ सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस बताना था आपको। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्या देखोगे बताओ पेपर में? कितनी भी प्यारी केस स्टडी फ्रेम की हो, आखिरी में डायरेक्ट पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि भाई आप अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करते हो, वो जो एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हो उसका सफिशिएंसी कैसे देखोगे कि वो सफिशिएंट है या नहीं है? तो फैक्टर ऑफ सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस आपको बताना था। ये ऐसे 500 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अरे इसी पेपर में तू जनवरी 25 वालों की हालत खराब हो रखी है। हार्ड नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्चुअली में डिफिकल्ट हैं, समझने में डिफिकल्ट है, पूछ क्या रहा है। लेकिन समझो यार, तुम ऐसा माइंडसेट थोड़ी ना रख के जाओगे पेपर में कि आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपको नहीं आ रहे, तो आप बोलोगे यार 19 क्वेश्चन बेकार हो गए। आपको तो ये सोचना चाहिए इट्स कंप्लीटली फाइन, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे छोड़ो, 15 पे फोकस करो। लो जी, आगे देखो।
ये 560 जिसका भी डिस्कशन किया था हमने, क्या एक ही क्वेश्चन था क्या बस? एक ही ये दिक्कत हो गई, अब पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिला ना दूसरा, एक बच्चों की यहां लग गई। एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे बस पेपर में। उनको लगा होगा कि यार ऐसे 230 और 500 से तो 13 नंबर या 15 नंबर का काम आता है। आया कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो बेसिकली बच्चों का पेपर इसलिए खराब हुआ है क्योंकि पेपर वहां से नहीं आया जहां से आता है, पेपर वहां से आया जहां से नहीं आता है। तो जी मेरी तो लग गई। ऑडिट रिपोर्ट 15 नंबर का आ गया, पिछली बार 4 नंबर का था, उससे पिछली बार 5 नंबर का था, तो 15 का क्यों आया? हम तो नहीं करके गए उस लेवल पे। तो पेपर टफ है जी। अब ये पेपर टफ है क्या भाई? तूने पढ़ाई नहीं की, और ये 90% बच्चों के साथ सेम केस है। 90% बच्चे पूरा सिलेबस कवर नहीं करते। हाँ या ना? पेपर टफ आ गया जी। क्यों? क्योंकि हमने तो क्या ही नहीं था, हम तो ट्रेंड फॉलो करके गए थे। तो इतना हिंट काफी है। मुझसे कभी भी फोन करके ये मत पूछना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता दो। मां कसम मैं बोलूंगा कुछ नहीं, लेकिन मन मन के अंदर मैं गालियां जरूर दे रहा हूं आपको। मैं बोल भी दूंगा। लो बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पूछना मतलब सर मैं फेल होने जा रहा हूँ, फंदा लगाऊं, जमीन में कूद जाऊं, खाई में कूद जाऊं, भाई कैसे भी कूद जा, मरना जाके। आया ना? निवास भाई या विपिन भाई, फुल स्क्रीन फेस लेकर आना। लो जी, सारे नए क्वेश्चन कवर कर लो, पुराने वाले तो सारे जनरल क्वेश्चन है। लो जी, ऐसे 230 बेटा पहला क्वेश्चन रीड करो, आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of, भाई पढ़ ले यार क्वेश्चन पहले, is the extent of professional judgment exercised in performing the work and evaluating the result, explain stating example of significant। अब देखो गलती क्या कर सकते हो आप चैप्टर 3 वाले एग्जाम्पल लिखोगे या चैप्टर 4 5 वाले या 4 वाले लिखोगे? पता कैसे चला? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के रेलेवेंस में पूछ रहा है। सेम पॉइंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। डन। ठीक है बेटा, पढ़ो जी। ऐसे 500 Expert Industry Limited is engaged in petrochemical business. Due to nature of its business, the company has hired PQR Associate, a reputed firm of chartered engineer. ठीक है? To determine the quantity and valuation of inventory for the preparation of financial statement. The auditor of Expert Industry, देख रहे हो? ये ना confuse कर रहा है साला. Limited want to use the same as audit evidence before using the work of PQR Associate Management Expert. What aspect should be taken care by auditor? देखो नाम, कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा ऐसे लगेगा? ऐसे 500। भाई कंपनी का नाम है एक्सपर्ट इंडस्ट्री। कंपनी का नाम क्या है? ऑडिटर ऑफ एक्सपर्ट इंडस्ट्री। बच्चों को लगेगा यार ये तो ऑडिटर एक्सपर्ट है। अरे भाई कंपनी का नाम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट इंडस्ट्री है जो कि एक्सपर्ट को यूज कर रही है फॉर द वैल्यूएशन। ऑडिटर ऑफ एक्सपर्ट वांट टू यूज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या लगेगा? सिर्फ नाम में खेल रहा है। सिर्फ नाम में खेल रहा है कि बच्चा गलती से 620 लगा दे बस, और मैं उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मार के भगा दूं कि बेटा वापस आइयो। कौन सा स्टैंडर्ड है? 500। क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करेंगे, तो कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएशन। ये सिंपल बोल रहा है कि किन चीजों का टेक केयर करना है। एनटी वाला क्वेश्चन नहीं है कि जब आप उसका काम यूज करेंगे तब किन किन चीजों को देख रहा है, कह रहा है आप क्या एस्पेक्ट कंसीडर करोगे। तो इसने बोल दिया जी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसका काम का अंडरस्टैंडिंग, और उसके सारे जजमेंट वगैरह, अजर्शन वगैरह देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बेसिक पॉइंट इसने लिख दिया। सर हम चाहें तो एनटी वाला भी डाल सकते हैं क्या? डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे आ जाओ।
230 का क्वेश्चन पढ़ो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया, ओ माय गॉड। CA and Statutory Auditor of Rock Limited is in the process of final assembly of audit file. Oh, assemble. Under what circumstance a statutory auditor can make changes to documentation during the final assembly process? Give a few example. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस 4 एग्जांपल एज इट इज आपको सारे सेम देखने को मिलेंगे। बेटा एक कंक्लूजन फ्रेम करवाऊंगा आपसे आज के लेक्चर के बाद। क्वेश्चन नंबर पढ़ो जी। Jan 2025, the reliability of audit evidence depend on its source. Reliability कह रहा है कि एविडेंस आपका रिलायबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांस अंडर विच इट इज obtained, including the control of over its preparation and maintenance. Although exceptions may exist, few generalizations can be made about reliability of audit evidence. ठीक है जी। Considering above, discuss such generalizations that can be made about the reliability of audit evidence. बेसिकली जनरलाइजेशन से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये क्या पूछना चाह रहा है, जनरली कौन सा एविडेंस रिलायबल है? आपकी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उनकी एक्सेप्शन हो सकती है, मतलब इंटरनल एविडेंस भी अच्छे हो सकते हैं यदि कंट्रोल अच्छा। तो बुक के आपके डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कम पॉइंट लिखे, आप बुक के सारे पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस बताना है कौन सा ज्यादा एविडेंस रिलायबल कौन सा होता है। डन। कल सीए फाइनल की आईटीपी आई है, शायद आपकी भी आ गई होगी, इंटर की मैंने देखी नहीं है, आ चुकी है, तो कल उसको भी करेंगे फिर अगली क्लास से। तो मैं अपने सीए फाइनल ग्रुप पे मैंने एक मैसेज डाला, मेरी ना बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है आरटीपी से कि आरटीपी आ गई, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये मेरा सीए फाइनल का ग्रुप है, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सीए फाइनल ऑडिट आरटीपी 100% डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके साथ ना मैंने अपने बच्चों को एक लाइन लिखी है, स्क्रीनशॉट ही दिखाता हूँ आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चों को बताना गाइड करना, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। आ जाए यार जल्दी, इतनी तो है इसके। मैंने एक लाइन लिखी है, ऑलवेज रिमेंबर रियल पेपर कांट बी सो इजी। मतलब आईसीआई ने कुछ नहीं किया यार, इंटर के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके फाइनल में डाल दिए। मैंने बताया रीड दिस आरटीपी, जनरली मैं बोलता हूँ आरटीपी भाई सोल्व करो पूरी। मेरे को एक बच्चे का कल रात को फिर मैसेज भी आया, गुरुजी आपका ही नहीं समझ आ रहा, कभी कहते हो आरटीपी करके जानी है, आज कह रहे हो रीड कर लेना। तो मैंने कहा नल्ले उसमें कुछ लिखने लायक है ही नहीं, तो उसको रीड कर ले, जो मैंने मार्क करवा रखा है उनको लिख ले। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्क करवाया, प्रोफेशनल जजमेंट और सिग्निफिकेंट मैटर, तो बेटर है इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने आखिरी में लिखा रीड दिस आरटीपी आफ्टर रिवीजन फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, बेटर टू राइट क्वेश्चन विच आई गिव ड्यूरिंग ईच क्लास। वो बेटर क्वेश्चन है भाई इससे, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन की ये बता दो ये कैसे होगा। मैंने कहा फाइनल का पेपर कभी भी इस लेवल पे नहीं आता। तो आईसीआई ने बहुत ही गंदा आरटीपी बनाया है, आई डोंट नो अबाउट इंटर, मैं आज देख लूंगा, तो कल से फिर हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये हटा दो भाई, ये हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन, हुआ या नहीं हुआ? तो पढ़ो भाई। सीए तनुज, द ऑडिटर ऑफ किरण लिमिटेड, completed the audit work and issued the auditor report on 18th August 2024। बेटा जब भी डेट्स का गेम आए तो आप प्लीज एक लाइन का चार्ट जरूर बनाइएगा पेपर में। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, तो क्या कहना चाह रहा है, 31 मार्च के फाइनेंशियल हैं 24 के, आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी कब, 18 अगस्त को ऑडिट रिपोर्ट चली गई, तो मतलब इस डेट के बाद अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल, ड्यूरिंग द he discarded some supporting schedule. Oh, some schedule as same were outdated and corrected cross-referencing a error or work paper. No new audit conclusion were drawn and final audit file was assembled on 10th October 2024. 10th October, अगस्त के बाद क्या, वो कौन सी डेट बोल रहे हैं, 10th October, 10th October।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिगार्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंट कमेंट ऑन द एक्शन टेकन बाय सीए तनुज। बताओ कुछ गलत किया उसने या सब सही है? ये तो कंक्लूजन हो गया, ये सब सही है। कैसे सब सही है सर? उसने ड्यूरिंग ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस उसने डिस्कार्ड किया है, जो कि अलाउड है। आफ्टर असेंबली कुछ डिस्कार्ड, और 60 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। 60 दिन में हुआ क्या? हो गया। तो सर ये तो कंक्लूजन हुआ। कंसेप्ट कौन सा है? कंसेप्ट की हेडिंग असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली। कितने पॉइंट थे? 7 पॉइंट थे। आप 7 पॉइंट लिखेंगे, 60 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करेंगे। जहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना विद नाम कि भाई सीए तनुज ने इस डेट पे किया है, ये किया है। सो एज पर प्रोविजन जो आपने ऊपर लिखा होगा 7 पॉइंट, डिलीट करना, डिस्कार्ड करना ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस अलाउड है। विद इन 60 डेज करना था, वो भी कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। आखिरी में कंक्लूजन फ्रेम करोगे। तो देखो, जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे आंसर लिखना है? पहले दिमाग में लगाओ चाबी। चाबी मतलब बंद कर दो दिमाग, खोलना ही नहीं है। बस ये समझना है क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे आया है। किस कंसेप्ट पे आया है? असेंबली लॉ के क्वेश्चन लिखे ना आपने, तो सबसे पहले लिखो प्रोविजन। चाबी घुमा के दिमाग बंद कर दो। असेंबली का क्वेश्चन है, असेंबली के पॉइंट लिख दो। कितने पॉइंट है? 7। फिर करो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट। फैक्ट ऑफ द केस जिसको आप प्रोविजन बोलते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन में वहां पे अगर लिखा हुआ है प्लीज एक्सप्लेन, तो आप भी मत लिख देना प्लीज एक्सप्लेन। क्वेश्चन की रेलेवेंट लाइन है, कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? कंक्लूजन ड्रॉ या लिंक करते थे अपने प्रोविजन को क्वेश्चन के फैक्ट के साथ। तो फैक्ट को आप लिंक करते हो किसके साथ? प्रोविजन के साथ। और आखिरी में क्या देते हो? कंक्लूजन। तो जब भी कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। पहले पॉइंटर फॉर्म में अपना लिखो, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारो, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट के हिसाब से प्रोविजन के हिसाब से अपना कंक्लूजन फ्रेम करो और आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, लो जी आगे चलो, पढ़ो जी ये क्वेश्चन। CAB after the completion of busy audit season was occupied, मतलब कंप्लीट हो चुका है, was occupied in assembling of final audit file of one of his client. First of all, he started preparing various document of the client and that kept those document in various folder. पहले उसने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, अलग अलग फोल्डर में डाल दिए। He was preparing document as well as audit file in paper form because he believed that it is असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल की पहली लाइन ही है कि यू कैन मेंटेन योर डॉक्यूमेंटेशन इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये कंक्लूजन में एक चीज तो इसकी गलत हो गई। आगे, he could complete documentation as well as assemble a final audit file of the client after 3 months from the date 60 days. Generally he retain audit file for client for 4 year। ये भी गलत है। तीनों बातें यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले दिमाग पे लगाओ चाबी, बंद करो। कई बार ना बच्चा सोचता है इसका आंसर कैसे लिखूं, क्या लिखूं। तो ये मैं जब भी बोलता हूं ना दिमाग को लगाओ चाबी, तो इसका मतलब आपने आंसर के बारे में, सिर्फ कंसेप्ट के बारे में सोचना है। कौन सा कंसेप्ट है? कौन सा कंसेप्ट है? असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट। कितने पॉइंट? 7 पॉइंट। अब क्या करोगे? क्वेश्चन की एक एक लाइन कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि 3 सिचुएशन है। उसको गलत बोलना, दूसरी लिखना, उसको गलत बोलना, तीसरी लिखना, उसको गलत बोलना। क्लियर है बेटा? ये आपके पेपर का क्वेश्चन था असेंबल के ऊपर। डन हो गया जी। क्लियर है? हाँ, 3 मार्क का। तो फिर आप 7 पॉइंट मत लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन था तो 3 सिचुएशन थी, 3 पॉइंट ही लिखना। तो 3 पॉइंट लिखना भाई। पहला पॉइंट 60 डेज, दूसरा पॉइंट 7 ईयर, तीसरा भैया मैनुअल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक। तो 3 पॉइंट लिखना, फिर अपना क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हुए आंसर देना। थोड़ा जजमेंट तो देखो आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम के मार्क्स कितने? एक और पढ़ो जरा। PK and Company Chartered Accountant are the statutory auditor of JC Limited. CA Tarun, partner of PK and Company, was entrusted to supervise and verify the inventory item as on 31st. Inventory का verify करते हो 31st, last day. During the process of verification, a large chunk of draft inventory sheet, भाई inventory sheet होती है ना, पहले draft दी फिर final दी। तो कह रहा है during the verification a large chunk of draft inventory sheet were accumulated and then a final inventory sheet was prepared। और बाद में हमने final बना ली।
The auditor assistant has kept all these draft and final inventory sheet in the audit file. Audit assistant ने draft भी रखी हुई है और final भी रखी हुई है. Is the approach of audit assistant is correct? क्या उसकी अप्रोच सही है? देखो अभी ना स्टैंडर्ड सबसे पहले आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. विच पेपर डॉक्यूमेंट में नॉट बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए. तो पहले तो भाई ये देखो कि क्वेश्चन 230 का आया है. अब आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो बता दो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या कवर करोगे. ठीक है जी. उसके बाद क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी बेस है. यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट आपको पेपर में डालना है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आता है. उसके बाद कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं रखना. तो आपको पता है बेटा, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आप पढ़कर आए हो, वहां कहता है सुपरसीडी डॉक्यूमेंट आपको रखने की जरूरत. तो आप यहाँ बोलोगे कि भैया ड्राफ्ट शीट यहाँ पे रखने की जरूरत. लेकिन आईसीआई ने ना यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी दिए हैं कि आप इनको भी हटा सकते हो. देखो ड्राफ्ट वाला तो क्लियर है, सुपरसीडी डॉक्यूमेंटेशन. इसके अलावा इसी में वो क्या कहता है, देखिए कि नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग. मतलब मैं पहले कुछ सोच रहा था, फिर बाद में मैंने काम दूसरे तरीके से किया, तो वो आपने नोट्स बना रखे थे कि भाई ये काम 4 तरह से हो सकता है, फिर आपने फाइनली एक किया. तो वो जो प्रिलिमिनरी थिंकिंग है ना, उसको आप हटा सकते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट में कवर करने की जरूरत, क्योंकि उसके हिसाब से आपने कोई काम ही नहीं किया, वो आप हटा सकते हो. उसके बाद क्या कहता है, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. कोई डॉक्यूमेंट थे, ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल में बताया था, बाद में आपने नए डॉक्यूमेंट ले लिए, तो पुराने वाले बेकार डॉक्यूमेंट को हटा सकते हो. तो यहाँ पे सुपरसीडेड के भी क्या दे दिए इन्होंने, एग्जाम्पल दे दिए. तो मैं ये बोल दूं, कॉपी दीज एग्जाम्पल इन बुक, कॉपी दीज एग्जाम्पल इन मेन बुक. कि भैया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं क्या कवर नहीं करूंगा. मेरे को सुपरसीडेड भी पता है, डुप्लीकेट भी पता है, लेकिन एज ए पॉइंटर लिख लेना. क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ऑफ द पीडीएफ. उसके ये 3 पॉइंट आप ले जाना, आपको पता है लेकिन फिर भी लिख लेना. लो जी, क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़िएगा. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा प्लीज. द मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैव एंगेज एन एक्चुअरी एक्सपर्ट. टाइम है अभी तो. द मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड हैव एंगेज एन एक्चुअरी एक्सपर्ट. किसने एंगेज किया है, मैनेजमेंट. किसके लिए किया है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुइटी फॉर प्रोविजन टू बी मेड इन द अकाउंट्स. As an auditor of D Limited, you plan to use the report of the said expert as an audit evidence for ascertaining appropriate valuation of provision. ठीक है. यहाँ पे बोल सकता था प्लीज एक्सप्लेन व्हाट ऑडिटर विल कंसिडर इन दिस मैटर. तो आपको ऐसे 500 लिखना था, तो पहले वो 3 पॉइंट लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, नेचर ऑफ वर्क क्या था, और उसके असर्शंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. लेकिन ये क्वेश्चन और आगे जा रहा है, पढ़ते हैं. एज एन ऑडिटर व्हाट यू विल डू इवैल्यूएट. अब ये देखो 3 पॉइंट खुद बता रहा है कि भाई आपको इवैल्यूएट करनी पड़ती है क्या, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है उसके काम की. हु हैज कैरिड आउट एक्चुरियल वैल्यूएशन ऑफ ग्रेचुइटी. अब आप बताओ क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग में आप क्या कवर करोगे. दोबारा रीड कर रहा हूं, दोबारा रीड कर रहा हूं बेटा. एज एन ऑडिटर व्हाट यू विल इवैल्यूएट, क्या जी, इन दी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क. मतलब देखा जाए जो फर्स्ट पैराग्राफ थे उसके चारों पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में, तो बेसिकली बेटा कौन से पॉइंट लिखने हैं अब आपको, जो बाद वाले पॉइंट है कि भाई मैं उसके काम पे क्या करूंगा, उसके काम को कैसे इवैल्यूएट करूंगा. याद आ रहा है क्वेश्चन. जाओ जरा आपके बुक में, ऐसे 500 में जाओ. याद आ रहा है या बस्तर बस्तर ऐसे ही बोल रहे थे. पेज नंबर बताना बेटा. मैंने आपको बोला था ना ऊपर वाले पॉइंट भी नीचे ले आना, एक साथ कर लेना. ये है कि आप इवैल्यूएशन मतलब आप क्या करोगे, एनटी क्या रहेगा, आपको क्या क्या देखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने मार्क करवा रखा है, ये सारे पॉइंट आप वहां पे कवर करेंगे. देखो जी, इसने भी वही कर रखे हैं कि एक्सपर्ट भैया कंपनी का एम्प्लॉय है क्या, इंडिपेंडेंस देख लो, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लो. मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है बेटा. क्वेश्चन अच्छा है ना ये. तो इसने पहले चारों पॉइंट क्वेश्चन में देख दिए, आपसे बोल दिया आप क्या इवैल्यूएट करोगे. पहली बात तो आप दिमाग पे चाबी लगा सकते हो. देखो समझाने के बाद मैं रटवाने वाला काम भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है. भाई अगर पेपर में नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है,
हो सकता है ना समझ आए, तो भाई आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन कहां से है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब 500 से। क्वेश्चन ही दो है, क्वेश्चन ही पहले के पॉइंट इसने दे दिए, तो कौन से पॉइंट लिखने हैं? चाहे क्वेश्चन समझ आए या ना आए, आंसर तो आ गया ना। समझ कर आ जाए बेटर है, बट ना भी समझ आए तो रिवर्स कैलकुलेशन कर लो ना यार। इस टॉपिक में क्वेश्चन कितने थे? तो एक पहला तो क्वेश्चन में ही दे दिया, तो दूसरा चिपका देते हैं पॉइंट। चलो जी आगे चलें, आगे चलेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। वो जो पुराने क्वेश्चंस हैं कर लोगे सेल्फ? डाउट आए तो ले आना। जो हार्ड कॉपी के क्वेश्चंस हैं, मैंने न्यू कोर्स के सारे क्वेश्चन करवा दिया आपको। एक बार समय निकाल के YouTube की वीडियो देख लेना या सेल्फ कर लेना, वो क्वेश्चन देख लेना। उसमें एक क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे नंबर 230 का। ठीक है, वो आप देख लेना, वो छोड़ सकते हो आप, बाकी आप कवर कर लेना। ऐसे 230 का थर्ड क्वेश्चन शायद, या समय निकाल के मैं करवा भी दूंगा। हाँ ये वाला 2021 का क्वेश्चन है ये कंटेंट अब हटा दिया है। ओनली फॉर नॉलेज लिख लो। मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूं, कोई मुझे करवाना हो जो अच्छा क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये अभी आगे आएगा, किसी दूसरे कंटेंट में आएगा, लिंकिंग के साथ यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है देखिएगा, ये अभी हमने किया नहीं है, ये अभी आएगा। ये कहता है इन मोस्ट ऑफ द अजर्शन much of the evidence be drawn and each one should be considered and wait to the ascertain its weight to prove or disapprove the assertion। नहीं समझ आया? An auditor picks up evidence from a variety of fields, analysis and explain with the help of example। लास्ट लाइन समझ आ रही है? पहले कह रहा है कि एक अजर्शन जो होती है ना, उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। एविडेंस मतलब ऐसे 500। कह रहा है कोई भी अजर्शन होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, सारे तो नहीं लेंगे। तो उस अजर्शन को प्रूव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? हर टाइप के एविडेंस को एक वेट देना चाहिए कि भाई ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है, और फाइनली फिर जो बेस्ट एविडेंस है उनको सेलेक्ट करना चाहिए। ये पहली लाइन थी जो आपको नहीं समझ। दूसरी लाइन कहता है कि एक चीज के एविडेंस बहुत सारी जगह से लिए जा सकते हैं, इस सिचुएशन को एनालिसिस करके एक्सप्लेन करो। मैं कह रहा हूं पहली नहीं भी समझ आती, दूसरी तो लाइन समझ आ रही थी कि एविडेंसेस मल्टीपल तरह से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन करो। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑडिट एविडेंस में, हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, पढ़ा था ना सर? सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव, फिर उसके मेथड, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ये सब। ये कह रहा है कि एन ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फील्ड, अलग अलग फील्ड के एविडेंस हो सकते हैं, वो प्रोसीजर थे। तो यहां पे आपको बता रहा है कि एविडेंस किस किस फील्ड में किस किस नेचर के हो सकते हैं, मतलब एविडेंस का नेचर बता रहा है। एविडेंस आपका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, एविडेंस आपका फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, सर इंक्वायरी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग डेटा देख सकते हैं, सब्सिडरी के डेटा देख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है? नेचर ऑफ एविडेंसेस बता रहा है। वो क्या थे? प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस। भाई रिकैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ एक एग्जांपल दे रहा है, रिकैलकुलेशन में क्या कर सकते हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, रीपरफॉर्मेंस, कंट्रोल को रीपरफॉर्म कर लो, तो यहाँ एग्जांपल दे रहा है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वैरायटी ऑफ फील्ड, अलग अलग फील्ड के एविडेंसेस होते हैं, इसने एग्जांपल दे दिए। समझ आ रहा है? फिर एग्जांपल कह रहा है कि जैसे कि कैश इन हैंड चेक करना है तो बेस्ट एविडेंस होता है उसको फिजिकली काउंट कर लो। ये सारी चीजें भी फ्यूचर की क्लास में आने वाली है। तो एक ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करके रखना है, क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एविडेंस लिखना है, और फिर ऑडिटर देखेगा बेस्ट कौन सा है भैया, उसे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी सब मैंने 1 to 9 देख लिए, सब जनरल है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 के सामने लिख लो चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये इस चैप्टर का नहीं है। अब देखो ये चीजें मैं मार्क नहीं करवाऊंगा तो आप घर पे कंफ्यूज हो जाओगे। पता है क्या होता है? आप मान लो ये मैंने मार्क नहीं करवाया क्वेश्चन, आप घर पे जाओगे ना, आपको क्वेश्चन 11 आपको माइंड ही खराब हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो ना, गोली मारो और आगे चलो।
उसको बोल भाई इसको छोड़ो, टाइम ही मत लगाओ यार। 1 मिनट लगा दी, 2 मिनट लगा दी, नहीं समझ आ रहा, बोल भाई आगे चल, बाद में देखेंगे। हाँ मैं कुछ करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं जो आपको नहीं करना। एक क्वेश्चन नंबर 13 मत करना। 13। ये वो क्वेश्चन है जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ये आप कर लीजिएगा प्लीज 14th क्वेश्चन। और ये मेरे हिसाब से सिर्फ रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में छोड़ देना। बस ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको जो मार्क करवाए ये मैं करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन एक बार रीड करके आना, 20-21 क्वेश्चन है, 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही बेटा जी। कल आपकी क्लास है, ठीक है? कल आपकी क्लास है, ठीक है? कल छुट्टी नहीं है। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, कल आपका लेक्चर है, आपकी छुट्टी नहीं है। फ्राइडे भी आपका लेक्चर है, आपकी छुट्टी नहीं है। सेम टाइम 8 बजे आपकी क्लास होगी। हम फ्राइडे कल भी मिल रहे हैं और फ्राइडे भी मिल रहे हैं, ठीक है जी? बाय, टेक केयर। सैटरडे का फ्राइडे बताएंगे। बाय बेटा। यार मुझे पुणे जाना है 2-3 दिन के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 क्लास एडवांस में ले लूं, फिर आपका टेस्ट पेपर शेड्यूल हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ पब्लिक कर तो दिया हमने। नहीं दोनों जगह लूंगा, यहाँ भी वहां भी। क्या कह रहे हो? नहीं यार मेरा बैच 50 दिन का होता है। आपको जैसे ऑल्टरनेट पढ़ा रहा हूँ, अगर ऑल्टरनेट नहीं पढ़ाना तो मैं 50 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, उसका 1.5 महीने टेस्ट पेपर चलेंगे। फायदा है ना सब्जेक्ट छोटा होने का। अगर कोस्टिंग और एफएम होता तो 3.5 महीने चलता। मेरा सब्जेक्ट छोटा है तो टाइम पास थोड़ी ना करना है। एक जगह करो फिर दूसरी जगह धंधा करो। हाँ या ना? पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ यार, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तूने पेपर दिया था क्या? अच्छा। हाँ तो तुम मेहनत करो, फिर अच्छे नंबर आ सकते हैं मतलब। अभी मत लो, अभी 2-4 क्लास आओ। हाँ। हाँ 2-4 क्लास आ जाओ, कल परसों आ जाओ, थोड़ा ना मजा। 50 नंबर का काम हो जाएगा, फिर जो करना हो करना। कहाँ, कितनी दूर से आते हो तुम? कितना टाइम लगता है? कल और परसों आओ।